बीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद और मेरे साथ हैं अंजुम शर्मा। जितनी हत्याएं हुई हैं और जितनी हत्याएं आगे होगी उसके लिए पूरी तरह से राजस्थान की कांग्रेस सरकार, गहलोत साहब जिम्मेदार हैं। उदयपुर में मारे गए हिंदू टेलर का हुआ अंतिम संस्कार, सवालों के घेरे में गहलोत सरकार। राजस्थान में लगातार होती सांप्रदायिक घटनाओं की आखिर वजह क्या है? 2014 के बाद में ये सारा जो जहर सांप्रदायिकता का घोला जा रहा है उसकी वजह से ये सब चल रहा है और इसका कारण वोटों की खेती काटना है। देश में बढ़ती नफरत को खत्म करने के फॉर्मूले के बारे में जानेंगे। ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि लोग जो हैं वो खुशहाल हों, पढ़े लिखे हों, मुतमईन हों, तभी इससे निजात मिलेगी, वरना और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। साथ ही जानेंगे आकाश अंबानी को क्यों दी गई रिलायंस जियो की बड़ी जिम्मेदारी और बात होगी खेल की भी। लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं देश और दुनिया के पूरे दिन का हाल अंजुम शर्मा से। महाराष्ट्र में कैबिनेट ने औरंगाबाद, उस्मानाबाद और नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलने को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में मुंबई में हुई इस बैठक में कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी। अब औरंगाबाद का नाम संभाजीनगर, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव और नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के बीच ये बैठक और ये फैसला काफी अहम माना जा रहा है। भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने बताया कि नामांकन भरने की आखिरी तारीख 19 जुलाई होगी और 6 अगस्त 2022 को मतदान होगा। 6 अगस्त की शाम चुनाव नतीजों की घोषणा की जाएगी और देश के 16वें उपराष्ट्रपति का ऐलान होगा। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने कहा है कि वो सभी विधायकों के साथ कल मुंबई पहुंचेंगे। गुवाहाटी में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनके साथ 50 विधायक हैं और 2/3 बहुमत है। फ्लोर टेस्ट के सवाल पर उन्होंने कहा, मुंबई पहुंचेंगे और जो भी सदन का कामकाज है उसमें हम लोग जो प्रक्रिया है उसमें सहभागी होंगे और फ्लोर टेस्ट हो या जो भी प्रक्रिया हो ये हम लोग सब जानते हैं। मेजॉरिटी इम्पोर्टेंट है, मेजॉरिटी हमारे पास है। इस देश में कानून है, इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, इस देश में रूल्स है, इसके बाहर किसी को कोई भी जा नहीं सकता है। इसलिए जीत हमारी है, ये पूरी तरह विश्वास है। महाराष्ट्र में कल फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं, इस पर सस्पेंस खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई चल रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जीएसटी परिषद ने कसिनो, घुड़दौड़, ऑनलाइन गेमिंग और लॉटरी पर 28% कर लगाने का फैसला टाल दिया है। कहा गया कि इस पर अभी और विचार विमर्श करने की जरूरत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता वाली मंत्रियों के समूह से फिर से विचार करने और अपनी रिपोर्ट 15 जुलाई तक देने को कहा गया है। रेट रैशनलाइजेशन के बारे में उन्होंने कहा, The rate rationalization aspect of it, which is the third point of that GOM, has not yet been taken up, and for that the GOM has been given an extension of time. बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पार्टी में के 5 में से 4 विधायक मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए हैं। इसके बाद बिहार की विधानसभा में राजद के 80, बीजेपी के 77 और नीतीश कुमार के 43 विधायक हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेटो शिखर सम्मेलन में कहा है कि रूस के यूक्रेन पर आक्रमण का जवाब देते हुए अमेरिका पूरे यूरोप में अपनी मिलिट्री का विस्तार करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी फोर्स को हर जगह जमीन, आकाश और समुद्र में सभी दिशाओं में मजबूत किया जाएगा। नेटो सम्मेलन में बोलते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनके देश को रूसी सेना से लड़ने के लिए हर महीने $5 अरब की जरूरत होगी। अफ्रीकन यूनियन ने सूडान और इथियोपिया से सैन्य कार्रवाई छोड़कर बातचीत के जरिए समस्या समाधान की अपील की है। पिछले दिनों सूडान ने आरोप लगाया कि इथियोपिया ने दोनों देशों की सीमा के पास 7 सूडानी सैनिकों और 1 नागरिक की हत्या की है। हालांकि इथियोपिया ने इससे इनकार किया है। दोनों देशों के बीच दशकों से अल फशागा उपजाऊ क्षेत्र को लेकर विवाद है। बीते कई सालों से दोनों पक्षों के बीच सैन्य झड़पें देखी जा रही हैं। और नेटो ने स्वीडन और फिनलैंड को फास्ट ट्रैक सदस्यता देने के लिए एक समझौता सामने रखा है। नेटो सदस्यता मिलने पर स्वीडन और फिनलैंड दशकों से चली आ रही सैन्य तटस्थता यानी मिलिट्री न्यूट्रलिटी खत्म कर देगा।
नमस्कार, ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। इसे आप बीबीसी हिंदी के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर लाइव सुन रहे हैं। मेरे साथ ही अंजुम शर्मा। अभी आपने सुना आज पूरे दिन की बड़ी खबरें क्या रही। अब आगे जानेंगे एक पूरी खबर का विश्लेषण। जितनी हत्याएं हुई हैं और जितनी हत्याएं आगे होगी उसके लिए पूरी तरह से राजस्थान की कांग्रेस सरकार, गहलोत साहब। राजस्थान के उदयपुर में कल दिल दहला देने वाली घटना हुई जब दो मुस्लिम युवकों ने एक हिंदू दर्जी कन्हैयालाल की उसकी दुकान में ही गला काटकर हत्या कर दी। ये नारे उसी दर्जी के अंतिम संस्कार के वक्त की हैं जो आज हुआ। इस घटना के बाद पूरे राज्य में तनाव का माहौल है। इस हत्या का वीडियो युवकों ने जारी किया जिसमें वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान का समर्थन करने का बदला है। बिल्कुल शाहिद, बहुत बेहद भयानक घटना, बेहद जितनी निंदा की जाए कम, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और बार बार हम कहते आ रहे हैं कि निंदा में उन्माद का भाव शाहिद नहीं होना चाहिए, प्रतिशोध का भाव नहीं होना चाहिए, निंदा होनी चाहिए और कानून के दायरे में सब कुछ होना चाहिए। शायद दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि जो दर्जी थे कन्हैयालाल, उनके व्हाट्सएप स्टेटस पर नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन किया गया था, जिसके बाद पुलिस में शिकायत भी की गई थी और पुलिस ने शिकायतकर्ता और कन्हैयालाल के बीच समझौता कराया था। हालांकि कन्हैयालाल ने इस घटना से एक दिन पहले पुलिस में शिकायत की थी कि कुछ लोग उनकी दुकान की टोह ले रहे हैं। पुलिस पर काफी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन राजस्थान पुलिस ने कल ही दोनों अभियुक्तों को राजसमंद जिले के भीम से गिरफ्तार कर लिया था। दोनों की पहचान मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद के रूप में हुई है। इस पर राज्य की जो विपक्षी पार्टी बीजेपी है, शाहिद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को निशाने पर ले रही हैं और उन पर सवाल खड़े कर रही हैं। राजस्थान से बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा, नरमी और दूसरे संप्रदाय की तरफ सख्ती। आप इसी से समझ सकते हैं कि इस घटनाक्रम के अंदर, उदयपुर की इस घटनाक्रम के अंदर सबसे पहले गिरफ्तारी कन्हैया की हुई और कन्हैया लगातार लोकल पुलिस से सिक्योरिटी मांगता रहा, लेकिन उसे सिक्योरिटी नहीं दी गई, बल्कि उसके ऊपर प्रेशर बनाया गया कि वो समझौता कर ले। और आप ताज्जुब करेंगे कि सिक्योरिटी कन्हैया को न देकर जो हत्यारे थे उनके भाइयों को सुरक्षा दी गई। तो अंजुम, ये थे राज्यवर्धन सिंह राठौर। जिस तरीके से ये गहलोत पर और उनकी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो ये तो एक तो और बीजेपी है, दूसरी ओर जो देश का विपक्ष है कांग्रेस पार्टी है, वो इस घटना की कड़ी निंदा कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि वो इस घटना से स्तब्ध हैं और उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि राजस्थान की पुलिस इन अभियुक्तों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएगी। ये जुर्म है और किसी को भी अख्तियार नहीं है कि वो अपने हाथ में कानून लेकर किसी का कत्ल करे, और हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की सरकार उस पर सख्त एक्शन लेगी और CRPC और IPC के तहत जो कानून का प्रोविजन है उसको इस्तेमाल करके उनको सख्त से सख्त सजा दिलाएगी। जिस तरह से पीलू खान को मारा गया वो भी आतंक है, जिस तरह से अखलाक को मारा गया वो भी आतंक है, जिस तरह राजस्थान में जो हत्या हुई थी वो भी आतंक है, ये भी आतंक है, सब आतंक है। क्योंकि अब आप जब वीडियो बनाकर किसी का कत्ल करते हैं तो आप आतंक है, तो ये सब वाकयात आतंक है। कट्टरता, देखिए देश में कट्टरता सिर्फ एक समाज में नहीं है, सब समाज में बढ़ रही है। ये थे ओवैसी जो कह रहे हैं कट्टरता हर समाज में बढ़ रही है। अंजुम, इस घटना के बाद जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं उन पर तो सवाल खड़े ही हो रहे हैं। विपक्ष उनको कानून की जो कानून व्यवस्था है राज्य की उसको लेकर निशाना बना रहे हैं। वहीं आज अशोक गहलोत ने जानकारी दी कि दोनों अभियुक्तों पर UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया है। यानी वो दिखा रहे हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है और इस मामले की जांच जो है वो गृह मंत्रालय राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA को सौंप चुका है। गहलोत कह रहे हैं कि NIA को जो राजस्थान ATS जो इस मामले की जांच कर रहा है वो पूरा सहयोग करेगी। यानी गहलोत दिखाना चाह रहे हैं कि इस पर मुस्तैदी से अब काम हो रहा है। तो इस घटना को लेकर राज्य में और क्या कुछ हो रहा है, की जानकारी के लिए जयपुर में हमने बात की अपने BBC के सहयोगी मोहर सिंह मीणा से। आज यही हुआ कि सुबह उनके शव का जो है पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें तकरीबन 4000 लोग एकजुट हुए और रैलियां निकालकर और नारेबाजी करते हुए उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। राजस्थान पुलिस के जो DGP हैं ML लाठर, उन्होंने आज 3 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई खुलासे किए। उन्होंने कहा कि अब तक की जो जांच हुई है उसमें 2 लोग जो मंगलवार को गिरफ्तार किए थे, रियाज और गौस मोहम्मद, तो उन्होंने बताया कि ये दोनों जो है इस्लामिक संगठन है दाऊद इस्लामी, उसके साथ ये लोग जुड़े हुए हैं और
उन्होंने एक बड़ी बात और ये भी खुलासा किया कि अब तक की जांच में सामने आया है कि जो गौस मोहम्मद है वो 2014 में कराची गए थे। तो ये एक बड़ा चौंकाने वाली जो बातें सामने आई हैं। राजस्थान पुलिस ने 3 लोगों को और हिरासत में लिया है। मोहर, इस वक्त राज्य में सुरक्षा की स्थिति कैसी है और क्या वहां पर माहौल सुनने को मिल रहा है, क्योंकि इंटरनेट तो 24 घंटे के लिए बैन किया गया था, और क्या क्या हो रहा है वहां पर? अभी सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि राजस्थान में बीत समय पर भी जो घटनाएं हुई हैं उनसे भी सीखते हुए, और जो ये घटना जो ये बहुत बड़ी घटना एक के रूप में देखा जा रहा है। ये जो कल 3:30 बजे तकरीबन जिस तरह कन्हैया लाल की हत्या की गई थी, नृशंस हत्या है, उसके बाद से ही पूरे प्रदेश भर में एक धारा 144 लागू है और इंटरनेट सेवाएं पूरे प्रदेश भर में बंद है। पुलिस ने एहतियातन जो है सभी राज्य के सभी जिलों में अलर्ट जारी किया है। सभी पुलिस बल जो है वो मुस्तैद है, सभी निगाहें बनाए हुए हैं कि कहीं से भी किसी तरीके की कोई घटना ना हो। और डीजीपी एमएल लाठर ने भी आज बताया था प्रेस वार्ता में कि जो उसमें कोई घटना ऐसी नहीं हुई है। प्रदेश में अभी तक कहीं से कोई घटना की सूचना नहीं है। ये मोहर सिंह मीणा थे, राजस्थान में क्या कुछ हो रहा है उसकी जानकारी दे रहे थे। लेकिन उदयपुर में बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव मौजूद हैं। चूंकि ये घटना उदयपुर में हुई है और इंटरनेट वगैरह सब कुछ बंद कर दिया गया है, तो उनसे जानते हैं कि अभी फिलहाल वहां की स्थिति क्या है। नितिन, आप वहां पर हैं, कुछ बताइए कि वहां का माहौल कैसा है और किस तरह से लोगों का रिएक्शन है। देखिए, जो बात साफ तौर पर उदयपुर में निकल कर आ रही है वो ये है कि लोग बहुत सख्ते में हैं और बहुत शौक में है, क्योंकि इस तरह का कोई वाकया पिछले कई दशकों में जहाँ नहीं हुआ है। डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहाँ पर अक्सर छुटपुट घटनाएं हुई हैं सांप्रदायिक स्तर पर, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोगों के बीच पत्थरबाजियां हुई हैं या नारे लगे हैं, लेकिन इस तरह का मामला कि किसी की इस तरह से हत्या हो जिसको वीडियो में फिल्म किया जाए और उसके बाद तमाम तरह के दावे हो, वैसा नहीं हुआ था। उसका शौक न सिर्फ उदयपुर में बल्कि इस पूरे रीजन में है, जो जितने भी लोगों से हमारी बात हुई है। अच्छा, दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये भी है कि यहाँ पर जिस तरह की बातें समझ में आ रही हैं वो ये भी आ रही है कि लोग काफी एग्रेसिव दिख रहे हैं अब रिलीजन को लेकर, मजहब को लेकर। आपकी बात हुई नितिन किसी से? जी, मेरी कई लोगों से बात हुई है। उन लोगों का ये कहना है कि ये जो हो रहा है ये मेजॉरिटी के अगेंस्ट हो रहा है। कुछ लोगों को कहना है कि नहीं साहब, ये जो है ये आपसी जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने की एक मुहिम है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस तरह की चीजें राजस्थान में इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि स्टेट की जो एक इमेज है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिगड़ रही है। नितिन, ये मिला जुला रिएक्शन लोगों का है, लेकिन अगर आप उदयपुर में थे, ग्राउंड पर भी थे और कर्फ्यू लगा हुआ है, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, पुलिस की मुस्तैदी की बात की जाए, तो वो किस तरीके की देखने को मिल रही है? नहीं, मैं उदयपुर में था नहीं, मैं उदयपुर में हूँ। जी बिल्कुल वहीं। और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था अभी भी उतनी बुरी है जितनी कल से शाम को लगाई गई थी। कर्फ्यू अभी भी लगा है, 144 लगा है, इंटरनेट शटडाउन है। लेकिन जो खास बात है, जो काफी सोचने की बात है, वो ये है कि सबके बावजूद जब आज दोपहर में कन्हैया के अंतिम संस्कार हुआ, ये वो दर्जी हैं जिनकी हत्या हुई है, तो करीब 4 से 5 हजार लोग यहाँ पर, लोगों ने बताया, हम खुद शमशान घाट गए थे, वहां पर पहुंचे थे बाइक से, कारों से, रिक्शों से, साइकिलों से। अगर कर्फ्यू का उल्लंघन इस तरह से हुआ है तो ये भी एक सोचने वाली बात है। बहुत शुक्रिया नितिन। शाहिद, करौली, भीलवाड़ा, जोधपुर, अलवर, नागौर, ये राजस्थान की उन जगहों के नाम है जहां पर हाल के दिनों में कई सांप्रदायिक घटनाएं देखने को मिली हैं। कई विश्लेषक तो अब राजस्थान को सांप्रदायिकता की प्रयोगशाला कहने लगे हैं। थोड़ा सा बड़ा तमगा है, मतलब थोड़ा सा खराब है ये कहना, लेकिन कह रहे हैं। आखिर इस राज्य में सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं इतनी तेजी से घट क्यों रही हैं? यही पूछा बीबीसी संवाददाता सरोज सिंह ने उदयपुर के वरिष्ठ पत्रकार उग्रसेन राव से। ये पहले नहीं था, ये 2014 के बाद में है। ये सारा जो जहर सांप्रदायिकता का घोला जा रहा है उसकी वजह से ये सब चल रहा है, और इसका कारण वोटों की खेती काटना है, मैं ये समझता हूँ। सर, कोई एक आम इंसान जिसने पहले भी कहा, शिकायत भी की कि मुझे धमकी मिल रही है, एक सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है, दूसरा इंसान आता है सीधे गला काट देता है, इसमें वोटों की खेती आपको क्यों दिखती है? क्या दोनों पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, किसी पार्टी से जुड़े हुए थे? मुझे तो यही लगता है कि जो बेरोजगार लोग हैं उन लोगों को अलग अलग लोग अलग अलग तरह से फीड कर रहे हैं, और उसका नूपुर शर्मा का वो लगाना, स्टेटस लगाना, और उसके बाद में उसके पीछे कुछ लोगों को
पड़ जाना और उसके बाद में पुलिस में जाना, और पुलिस ने भी अपना रोल ठीक ढंग से अदा नहीं किया। पुलिस अगर चाहती थी तो आपस में समझौता करवा सकती थी और इसको सीरियसली लेके और इस मामले को बिगड़ने से बचा सकती थी। क्या ये पैटर्न आपने करौली में या जोधपुर में जो हुआ वहाँ पे या अलवर में, ये सब चीजें वहाँ पे भी देखी आपने बेरोजगारी की वजह से? बिल्कुल एक ही पैटर्न है सब जगह। क्या है वो पैटर्न? वो पैटर्न ये है कि जो किशोर वय के जो लोग हैं उनको अपने पास में रखना और उन लोगों से ये सारी चीजें करवाना, एक दूसरे के खिलाफ भड़काना। तो कुल मिला के ये उकसावे की राजनीति जो है ये कुल मिला के पॉलिटिकल इशू बनाने की बात है, और दोनों तरफ से ये कोशिशें की जा रही है कि पॉलिटिकल इशू बन जाए। ये कुल मिला के फंडामेंटलिस्ट लोगों को लोग ये सब करवा रहे हैं। सर, एक दूसरी बात, जब आप बेरोजगारी से इसे जोड़ते हैं और कहते हैं कि किशोर उम्र के बच्चे ही ये ज्यादा कर रहे हैं, तो अगर बेरोजगारी की बात की जा रही है तो सरकार जिम्मेदार है ना? तब तो राज्य सरकार को देखना चाहिए था कि बेरोजगारी दर क्यों बढ़ रही है और कितनी बढ़ गई है पिछले दिनों। बेरोजगारी का राज्य सरकार के पास में कोई उपाय नहीं है। इतनी भारी संख्या में बेरोजगार है कि उसका कोई उपाय नहीं है किसी के पास में। और आप ये फंडामेंटलिस्ट ग्रुप कह रहे हैं, तो क्या राजस्थान में इससे पहले कभी फंडामेंटलिस्ट ग्रुप एक्टिव रहे हैं? नहीं, इतने ज्यादा नहीं रहे हैं। मतलब इस तरह से वो ताकतवर नहीं हुए हैं। अब ज्यादा षड्यंत्र ज्यादा हो रहे हैं और इस तरह से एक दूसरे पे हमला करना या इस प्रकार की चीजें करना पहले इतना नहीं था। पहले नहीं था। आपस में हमारे गांव में आपस में ताजियों में सब मिलकर भाग लेते थे, एक दूसरे के त्योहार में मिलकर भाग लेते थे। राजस्थान में सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं इतनी तेजी से क्यों घट रही हैं, बता रहे थे उदयपुर के वरिष्ठ पत्रकार उग्रसेन राव। उनसे बात कर रही थी बीबीसी संवाददाता सरोज सिंह। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। इस कार्यक्रम को आप फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव सुन रहे हैं। आगे सुनवाएंगे असहिष्णुता की आखिर वजह क्या है, जिस पर जवाब देंगे असगर वजाहत। आगे बात होगी आकाश अंबानी की, क्योंकि उन्हें रिलायंस जियो में मिली है बड़ी जिम्मेदारी, और चर्चा होगी क्रिकेट और विंबलडन की भी। अंजुम, रुख कर लेते हैं सोशल मीडिया का। हमारे लिसनर्स फीडबैक लगातार दे रहे हैं और वो एक इशू है जिस पर कल लगातार हमसे कमेंट्स किए जा रहे थे कि उदयपुर पे क्यों नहीं बोल रहे आप, उदयपुर पर क्यों नहीं बात करते। और आपने आज कहा था कि हम पूरा दिन पूरी खबर लेकर आएंगे उदयपुर। बिल्कुल, आज पूरा दिन पूरी खबर हुई है उदयपुर पर, और उसी पर असित कुमार सिंह लिखते हैं कि नफरत के जहर को फैलाने के लिए वर्तमान सहित पूर्ववर्ती सरकारें जिम्मेदार हैं ताकि सत्ता कायम रहे। लोगों की अपनी अपनी राय आ रही है। कमरुल होदा हैं, वो लिख रहे हैं स्ट्रांगली कॉन्डेम सच टाइप ऑफ स्कॉर्नफुल इंसिडेंट दैट इज वेदर किलिंग ऑफ इखलाक अहमद, पहलू खान और कन्हैया। इस तरह की निंदा अगर आप हर समाज के द्वारा की जाने वाली घटनाओं के लिए करते हैं तो ये दिखाता है कि हम अभी उतने ज़्यादा जो सत्ता का जहर या फिर किसका कहें, जो समाज में भरोसा टूटने की जो बात लगातार हो रही है वो भी टूटा नहीं है। भरोसा दोनों समुदायों के बीच कायम है। महनाज तंजीम कहती हैं कि अगर इसी प्रकार तबरेज अंसारी, पहलू खान, मिनहाज अंसारी के कातिल को सज़ा मिली होती तो आज इन लोगों को ऐसा करने से पहले सोचना पड़ता। ये इनका मानना है और ये अपनी इस तरीके की राय रखनी, क्योंकि बहुत सारे जो ये मामला हुआ है इसके बाद अंजुम हर कोई दूसरे मामलों से भी तुलना कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। कुलदीप सिंह जाखड़ लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री को राष्ट्र के नाम संबोधन करना चाहिए ताकि माहौल बिगड़ने पर उन्हें जिम्मेदार न ठहराया जा सके और ये माहौल शांत भी हो सके। ये कुलदीप सिंह जाखड़ की राय है। पवन सिंह कहते हैं कि ऐसी उदयपुर जैसी घटना दोबारा ना हो, तो ये कोई भी नहीं चाहता कि इस तरीके की घटना दोबारा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम इन सब कमेंट्स के लिए। अंजुम, अभी जैसा कि हम सुन रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि राजस्थान में जिस तरह शंभूलाल रैगर ने मोहम्मद अफराजुल को मारा था, कथित तौर पर जो घटना बनी थी उसका भी वीडियो वायरल हुआ था, तो उसके बाद वो जिक्र कर रहे हैं कि सिर्फ एक ही समुदाय नहीं, हर समुदाय में कट्टरता बढ़ रही है और अमूमन सोशल मीडिया पर और बाकी जगहों पर गाहे बगाहे कोई ना कोई किस्सा दिख जाता है, हम लोग देखते ही रहते हैं। नितिन भी ये बात बोल रहे थे थोड़ी देर पहले। जी, तो देश में ये जो बढ़ती इंटॉलरेंस है, जो असहिष्णुता है, इसकी आखिर वजह क्या है, यही मैंने जानना चाहा। फेमस राइटर हैं और सोशल एक्सपर्ट हैं असगर वजाहत। मैं ये मानता हूँ कि
सैकड़ों साल से, हजारों साल से इस मुल्क में अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग मजहबों को मानने वाले रहते आए हैं। और ये दरअसल रहने वाले जो लोग हैं उनके बीच में कोई इख्तिलाफ, कोई झगड़ा, कोई झंझट, कोई किसी तरह का तसादुम नहीं है। लेकिन दरअसल दिक्कत उस वक्त होती है जब किसी एक कम्युनिटी को अपने साथ लेकर किसी किस्म की राजनीति या पॉलिटिक्स करने की बात की जाती है। वो मुसलमान हों या हिंदू हों या सिख हों या ईसाई हों, जब किसी एक कम्युनिटी को लेकर उसकी बुनियाद पर सियासत की जाती है तो फिर उसके नतीजे बड़े भयानक होते हैं। असगर वजाद साहब, आपने कहा कि राजनीतिक दल किसी एक संप्रदाय को इस तरीके से छूट देते हैं तो ये सारी चीजें शुरू होती हैं। आप ही ने अपनी बात में कहा कि इस देश में अमन भाईचारा रहा है, तो वो क्या ट्रिगर पॉइंट है जो हम इतनी तेजी से देख रहे हैं, लगातार इस तरीके की घटनाएं हिंसा की आ जाती हैं सामने? देखिए, जैसे कि मैंने अर्ज किया कि बात यह है कि जब एक कम्युनिटी को लेकर के आप उसकी बुनियाद पर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो आप जो है वो फिर डिफरेंसेस को पैदा करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इख्तिलाफ पैदा हो, विभाजन हो, तो वो विभाजन की जो प्रक्रिया है वो चलाने के लिए फिर इस किस्म के काम किए जाते हैं कि किसी एक कम्युनिटी को विक्टिम बनाया जा रहा है, किसी दूसरी कम्युनिटी को फर्ज कीजिए कि ये बनाया जा रहा है कि वो खराब हैं, बुरे हैं। तो ये प्रोसेस शुरू हो जाती है और ये दरअसल जो है वो समाज को, सोसाइटी को डिवाइड करती है। और जहाँ ये प्रोसेस नहीं होती है या जब नहीं थी या जिस पॉलिटिक्स ने इसको नहीं एंडोर्स किया था वहाँ ऐसी प्रॉब्लम कम थी या नहीं थी। तो इसमें ये देखा जा रहा है कि एक तबका जिसको विक्टिम बनाया जाता है वही तबका अब रिटेलिएट भी करता है आगे जाके, तो ये रिटेलिएशन दूसरे तबके की तरफ से भी शुरू हो जाता है। तो एक तरीके से दोनों तबके ही मार काट पे उतर आए हैं। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो कम्युनलिज्म है या जो ये कम्युनिटी की जो हेट होती है ये दो तरफा है, दोनों तरफ से होती है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक ही कम्युनिटी ये करती है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और सबसे ज्यादा नुकसान होता है इसमें एज अ होल सोसाइटी का, क्योंकि जो बुनियादी बातें हैं वो दरकिनार हो जाती हैं, जो बुनियादी मसाइल हैं वो दरकिनार हो जाते हैं, और जो डेमोक्रेटिक राइट हैं वो कम हो जाते हैं, और जो प्रोग्रेस की जो प्रोसेस है वो धीमी पड़ जाती है, स्लो हो जाती है। तो आम लोगों को या सोसाइटी को एट लार्ज इसका बहुत जबरदस्त नुकसान होता है। लेकिन कुछ दलों को, कुछ किसी प्रकार की राजनीति को इससे फायदा होता है। असगर साहब, इसका हल क्या हो सकता है कि जो एक प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा, शांति, अमन के साथ आदमी रहे और ये असहिष्णुता ना रहे? ये क्या है इसका एक समाधान, एक फॉर्मूला क्या है? देखिए, इसका सबसे अच्छा और सबसे बड़ा फार्मूला ये है, लोगों की बुनियादी जरूरतें, तालीम उनकी हेल्थ केयर, उनकी जो है वो एक जिसे कहना चाहिए कि कल्चरल उनकी केयर, ये सारी की जानी चाहिए। ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि लोग जो हैं वो खुशहाल हों, पढ़े लिखे हों, मुतमईन हों, तभी इससे निजात मिलेगी, वरना और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। ये थे प्रसिद्ध लेखक असगर वजाहत। शाहिद, आपने शुरू में कहा था कि आकाश अंबानी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। रिलायंस समूह का एक बहुत बड़ा हिस्सा है रिलायंस जियो, और उसमें भी कई सारे भाग बटे हुए हैं। तो आकाश अंबानी को उसी एक भाग का चेयरमैन बनाया गया है, और जो मुकेश अंबानी है वो अपने पद से हटे हैं अपने बेटे को ये बिजनेस सौंपने के लिए। लेकिन आकाश अंबानी को क्यों चुना गया, यही मैंने जाना चाहा वरिष्ठ पत्रकार आलम श्रीनिवास से। 2020 में रिलायंस ने बहुत सारे पार्टनरशिप्स इंक किए, खासकर टेलीकॉम में और जियो में। टेक्नोलॉजी पार्टनर्स, इन्वेस्टर्स, हेज फंड्स, इन सब अनाउंसमेंट्स में और इन सब की अनाउंसमेंट्स की जो प्रेस रिलीजेस थे उसमें हमेशा आकाश अंबानी का नाम आता था। इसलिए हमको पता था कि आकाश बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं जियो में। आकाश अंबानी को देखें तो वो मतलब ब्राउन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, मतलब बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत यंग है, अभी सिर्फ 30-31
साल के हैं। आप देखेंगे डिजिटल जो सर्विसेज है, ये टेक्नोलॉजी सेक्टर है, उसमें ज़्यादातर यंग लोग हमको दिखाई देते हैं। और उस हिसाब से आकाश अंबानी और उनकी जो ट्विन सिस्टर हैं ईशा अंबानी, दोनों का नाम टेक्नोलॉजी सेक्टर और रिलायंस की जो डिजिटल कंपनीज है वो जो भी कर रही थी पिछले कुछ सालों से, उनमें इन दोनों का नाम आ रहा। तो आपको लगता है कि इस पूरे फैसले के बाद जब वो खुद मुकेश अंबानी पद से हट गए हैं तो वाकई में आकाश उसे आगे ले जाएंगे, क्योंकि रिलायंस जियो जो है वो पूरे रिलायंस समूह का बहुत बड़ा हिस्सा है? मैं एक क्लैरिफिकेशन दूंगा कि जो ये डिसीजन लिया गया है ये बड़ा ही स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट और स्ट्रेटेजिकली अनाउंस किया गया है। तो अगर आप डिसीजन को देखें तो जो आपका जियो इन्फोकॉम है उसमें आकाश अंबानी को चेयरमैन बना दिया गया है और उसमें मुकेश अंबानी हट गए हैं। लेकिन जियो इन्फोकॉम जियो प्लेटफॉर्म का एक हिस्सा है। जियो प्लेटफॉर्म जो है वो पेरेंट कंपनी है और जियो प्लेटफॉर्म के अंदर इनके सारे जो डिजिटल एंटरप्राइजेस हैं वो सब आते हैं और जियो प्लेटफॉर्म के चेयरमैन अभी भी मुकेश अंबानी हैं। तो एक तरह से कंटिन्यूटी बताई गई है कि मैं हट नहीं रहा हूं, लेकिन उस डिजिटल एम्पायर का एक बड़े हिस्से में मैं आकाश अंबानी को चेयरमैन बना रहा हूं। हर 5 साल 10 साल में टेक्नोलॉजी बदलती है, नई टेक्नोलॉजी आती है, तो एक यंगर माइंड और टेक्नोलॉजी सैवी माइंड चाहिए है। तो स्टेक होल्डर्स डायनामिक में ये एक मैसेज चला गया है कि अब मेरा बेटा जो सिर्फ 30-31 साल का है वो एक बड़े हिस्से को चलाएगा। दूसरी चीज यंगर जनरेशन की जरूरत पड़ती है क्योंकि टेक्नोलॉजी में डिसरप्शन बहुत होता है, तो बहुत सारी कंपनियां गायब हो जाती हैं और बहुत सारी कंपनियां उभर के आ जाती हैं। तो आप कह रहे हैं कि उनकी जो एज है वो उनको कहीं ना कहीं तकनीक के तौर पर उसको आगे ले जाने में फायदा देती है? बिल्कुल। दूसरी बात इसमें जो आती है वो फैमिली डायनामिक्स की है। तो ये सुनने में आ रहा कि हो सकता है कि कुछ महीनों में या कुछ हफ्तों में रिलायंस का जो रिटेल डिवीजन है, जो बहुत बड़ा डिवीजन है, वो रिटेल बिजनेस जो है वो ईशा को दे देंगे ये। तो उसमें वो चेयरमैन बन जाएंगी या वाइस चेयरमैन बन जाएगी। तो जहां तक मुझे लगता है कि बहुत सारे इंडियन फैमिलीज में, कंजर्वेटिव फैमिलीज, अभी तक सन्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है बेटियों के कंपैरिजन में। और ये छोटी फैमिलीज में नहीं, बड़ी फैमिली में भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये इंडिकेशन हो गया कि जो डिजिटल एम्पायर है, जो फ्यूचर है, वो आकाश के पास रहेगा। जो रिटेल है, जो सेकंड बेस्ट है, वो ईशा के पास चला जाएगा। इसमें अनंत कहाँ पर है? आनंद की बात जब करते हैं तो आनंद अभी 21 साल के हैं, मतलब बहुत छोटे भी हैं। और जहां तक हमको सुनने में आता है कि आनंद का उतना बिजनेसेस में इंटरेस्ट नहीं है। उनके इंटरेस्ट बड़े वेरिड हैं। फॉर इंस्टेंस ही इज इंटरेस्टेड इन नेचर, ही इज इंटरेस्टेड इन एनिमल्स। तो आपको पता होगा कि नहीं, तो रिलायंस शायद अगले कुछ सालों में दुनिया का सबसे बड़ा प्राइवेट जू बना रहा है जामनगर के पास। उन्होंने लैंड वगैरह ले लिया है, परमिशन वगैरह ले ली है। वहाँ पे एक पूरा फॉरेस्ट रिजर्व वो क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे वो सबसे बड़ा नेचुरल जू होगा। जैसे आप जू में जाते हैं वैसा जू नहीं, जैसे अफ्रीका वगैरह में होता है। तो वो प्लान अप्रूव हो गया है और वो प्लान इम्प्लीमेंट होने भी लग गया है। तो आनंद अंबानी उसमें इंटरेस्टेड है। आनंद अंबानी ऑल्सो क्या कहते हैं, काफी सारे जो NGO सोशल वर्क्स हैं उसमें इंटरेस्टेड हैं। तो मुझे लग रहा है कि आनंद को जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जिसमें ऑयल, रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल सब आता है, उसमें शायद आनंद को चेयरमैन या बड़ी पदवी दे सकते हैं, क्योंकि उस बिजनेस को चलाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं है, क्योंकि वो बिजनेस लेगेसी बिजनेस है, वो बिजनेस सालों से चल रहा है, वो आनंद के पास रह जाएगी। आकाश अंबानी को क्यों मिली इतनी बड़ी जिम्मेदारी, बता रहे थे वरिष्ठ पत्रकार आलम श्रीनिवास। और अब बात खेल की। अंजुम, कल भारत और आयरलैंड के बीच दूसरा T20 मैच काफी रोमांचक रहा। भारत सिर्फ 4 रनों से जीत दर्ज कर पाया है और हाई स्कोरिंग मैच था, सिर्फ 4 रन से मैच जीता। भारत के लिए बड़ा मुश्किल मैच बताया जा रहा था। हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 225 रन बनाए, जिसके जवाब में आयरलैंड 5 विकेट खोकर 221 रन बनाने में सफल रही। और आप बताएं विंबलडन में कल एक उलटफेर हो गया शाहिद, बहुत बड़ा उलटफेर। अमेरिकी स्टार हैं सेरेना विलियम्स, पहले दौर का मुकाबला हार गई हैं, लंबे समय बाद वापसी की थी। उन्हें फ्रेंच प्लेयर हारमोनी टेन ने 7-5, 1-6, 7-6 से हरा दिया और उनका जो विजयी रथ था एक तरीके से वो रोक लिया। सोच रही थी कि वापस आएंगी। और दूसरी तरफ जो मुकाबला था राफेल नडाल का था, जीत मिली लेकिन संघर्षपूर्ण जीत मिली। उनका मुकाबला अर्जेंटीना के फ्रांसिस्को सेरेंडिना के साथ था। अभी जो मैच चल रहा है, यू हम्बर्ट का चल रहा है सीरूत के साथ,
और तबीलो खेल रहे हैं कैचमनोविच के साथ। दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में आज इतना ही। इस पॉडकास्ट के एडिटर थे रेहान फजल और स्टूडियो का तकनीकी मामला था रविशंकर कुमार के हाथों में। कल शाम 7:30 बजे फिर मुलाकात होगी। मुझे और अंजुम शर्मा को दें इजाजत। नमस्कार।